Hello trainees, myself Firoz Khan, lecturer biology from डाइट प्रतापगढ़। जैसे लास्ट क्लास में आपको जैव विकास का कॉन्सेप्ट और उसकी डिफरेंट थियरीज एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसके बाद अगर आप अपने कोर्स साइंस के कोर्स में देखेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखाई देगा पारिस्थितिक तंत्र और उसके घटक। सबसे पहला सवाल होता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। तो जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, जैसे मैंने परिभाषा लिखा है, जीवों व पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी जीव अकेले वातावरण में जीवित नहीं रहता, वो अपने चारों तरफ उपस्थित जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्रियाएं करता है, जिससे उसकी विभिन्न आवश्यकताएं पूर्त होती हैं। इन्हीं क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो एक तंत्र निर्मित होता है, उसी तंत्र को आप पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक साइंटिस्ट थे, कार्ल मोबियस। उन्होंने इसको बायोकोनेसिस कहा प्रारंभ में। बाद में, या जैसे वर्तमान में इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। अब क्वेश्चन होता है कि पारिस्थितिक तंत्र ठीक है, हर जगह हर स्थान पर आपको कोई ना कोई पारिस्थितिक तंत्र दिखाई देगा। अब ये पारिस्थितिक तंत्र है तो वो कितने प्रकार के होते हैं? कुल मिलाकर इन्हें हम दो मुख्य प्रकार में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है मानव निर्मित या कृत्रिम। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ हो गया कि जो नेचर में, जो प्रकृति में अपने आप बने हैं, जिसके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं, कोई रोल नहीं है, उन सभी पारिस्थितिक तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे आपका घास का मैदान हो गया, तालाब हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, मरुस्थल हो गया। इन सब स्थानों पे देखेंगे कि विभिन्न जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर क्रियाएं करके एक सिस्टम बना रखें, जिससे सभी जो है जीवित हैं, जिससे एक सिस्टम चल रहा है। ऊर्जा का ग्रहण करना, भोजन का ग्रहण करना, फिर इसी ऊर्जा का वातावरण में मुक्त हो जाना, खनिज तत्वों का जो है पृथ्वी से ग्रहण करना, पौधों में आना, पौधों से जंतुओं में जाना, उनकी मृत्यु के बाद फिर से मृदा में मिल जाना। इस तरह की एक साइकिलिंग वे में चलता रहता है। वहाँ पर आदमी अगर ना भी कोई रोल प्ले करे तो अपने आप वो चलता रहेगा। ऐसे सभी पारिस्थितिक तंत्र को हम प्राकृतिक तंत्र कहेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम्स कहेंगे। इसके बाद दूसरे आते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम्स, जो मानव द्वारा निर्मित हैं, जिसके बनने को, रेगुलेशन और उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम मानव करता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी खेती के सिस्टम हैं, खेत हैं, जो भी हम खेती करते हैं, तो वहाँ हम उसमें कल्टीवेशन करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको हम सिंचाई करते हैं, उसको हम एक रेगुलेटेड वे में पूरा अपने अकॉर्डिंग डील चलाते हैं। तो इस तरह से आपका ऐसे पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स कहलाएंगे। इसी तरह से जैसे हमारा एक्वेरियम होता है, जल जीवशाला होता है। एक्वेरियम में भी देखते हैं कि हम लोग पानी डालते हैं, उसमें गैस प्रवाहित करते हैं, उसमें अपने चॉइस के जो है मछलियों को या और भी जो है जंतु उनको रखते हैं। तो ये हमारे डिज़ायर पे चल रहा है, हमारी इच्छाओं पे चल रहा है। ऐसे सभी पारिस्थितिक तंत्र को मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र को आप दो मुख्य प्रकारों में बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। एक प्राकृतिक यानी नेचुरल के अंतर्गत आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए। जैसे आपका जो है घास के मैदान का आ गया, आपके वन क्षेत्र का आ गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया, आपका जो है पॉन्ड तालाब का परितंत्र हो गया, आपका जो है सागर ओशियन का इकोसिस्टम हो गया। इस तरह से जितने भी नेचर में जो जीव आपस में क्रियाएं करके अजैविक घटकों के साथ क्रियाएं करके एक सिस्टम के थ्रू रन कर रहे हैं, उसमें आदमी का कोई योगदान नहीं होगा, उसे आप प्राकृतिक इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। और जहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ मानव का रोल है, जहाँ मानव एक अपना मेन एक्टिविटी करके उसको कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित इकोसिस्टम्स कहते हैं। अब जो बात इसी से समझ में आ गया कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर क्या क्या घटक आएंगे।
तो आप देख रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत दो मुख्य घटक आते हैं, एक जैविक घटक और अजैविक घटक। किसी भी जगह आप सबसे आसान सा उदाहरण लीजिए, पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, शैवाल हैं, और भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको प्लैंक्टन्स कहते हैं, जो एक कोश की होते हैं, हमें आपको नहीं दिखाई देते। तो वो सभी जीव हैं, साथ साथ जल है, उस तालाब का अपना एक तापमान है, उसके अंदर सॉइल है, ये सभी जो है उसमें पानी में घुली हुई गैसें हैं, ये सब अजैविक घटक बना रहे हैं। तो अब देख रहे हैं आप कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत दो चीज़ें सम्मिलित हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जो सजीव चीज़ें हैं वो सब जैविक घटक बनाते हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं या मृत चीज़ें हैं वो सब अजैविक घटक बनाते हैं। तो अब सभी पारिस्थितिक तंत्र में, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, प्राकृतिक का कोई भी एग्जाम्पल हो, कृत्रिम का कोई भी एग्जाम्पल हो, उन सब में देखेंगे कि दो मुख्य घटक आएंगे, एक जैविक घटक आएगा, एक अजैविक घटक आएगा। जो जैविक घटक हैं, जो सजीव हैं, उसके तीन रूप होते हैं, उसमें तीन मेन प्रकार होते हैं। एक आपके उत्पादक होते हैं, दूसरे उपभोक्ता होते हैं, तीसरे अपघटक यानी डिकम्पोजर्स होते हैं। आप सबको पता है उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। उत्पादक कौन है, हरे पौधे हैं, जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से अपने भोजन का यानी ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, और अपने भी भोजन का जो है निर्माण करते हैं, साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी भोजन का कार्य करते हैं। इसीलिए आप उन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। यानी सभी हरे पौधे आपके उत्पादक हो गए, जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर सकते हैं। उन हरे पौधों को आप उत्पादक कहते हैं। इसके अलावा जो अन्य सभी जीव हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों को खाते हैं, उन सबको आप उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। अब प्रत्यक्ष कहने का मतलब, जैसे शाकाहारी जीव है तो सीधे पौधे को खा रहा है, लेकिन जो मांसाहारी है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है पौधे को खा रहा है। कैसे? जैसे आप देखें कि डियर है, हिरन, वो घास को सीधे खा रही है, तो वो उस पर डायरेक्ट डिपेंड हो गई, लेकिन उस डियर को शेर, लायन खाता है, और अब डियर के अंदर भोजन कहाँ से आया? घास से आया, और उस डियर को खा रहा है शेर। तो इस तरह से शेर इनडायरेक्टली घास को ही खा रहा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से घास को ही खा रहा है। इस तरह से सभी जीव प्रत्यक्ष, माने वो सभी जीव जो जिन्हें आप उपभोक्ता कहेंगे, वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए। अब जो उपभोक्ता इसी में डायरेक्ट हरे पौधों खा लेगा, उन्हें प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहेंगे, और साथ साथ वो शाकाहारी जीव भी कहलाएंगे। केवल पौधों को खा रहे हैं, डायरेक्ट खा रहे हैं, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हुए, और साथ साथ वे शाकाहारी जीव हुए। जो इन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाएगा वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता मांसाहारी भी हो सकता है या सर्वाहारी भी हो सकता है। केवल प्राथमिक श्रेणी के जंतुओं को ही खाएगा केवल, तो मांसाहारी हो गया। प्राथमिक श्रेणी के जंतुओं को भी खाए, साथ साथ पौधों को भी खा सकता है, तो सर्वाहारी हो गया। इस तरह से वे मांसाहारी या सर्वाहारी दोनों हो सकते हैं। ऐसे जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाएगा वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाएगा। इस तरह से फाइनली जितने भी अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग जीवों का क्रम होता है, खाना और खाया जाना, इसी से खाद्य श्रृंखला या फूड चेन निर्मित होती है। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पे अलग अलग, कहीं शॉर्ट फूड चेन होती है, छोटी फूड चेन होती है खाद्य श्रृंखला, कहीं बड़ी होती है। छोटी फूड श्रृंखला का जैसे एग्जांपल, खाद्य चेन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया। जंगल में देख रहे हैं कि आपकी डियर जो है, हिरन ग्रासेस को खाई, और उसको जो है हिरन को शेर खा गया। एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई बात। लेकिन अगर घास के मैदान की बात करें तो ग्रासेस होती है, घास होती है, उसको आपका जो है ग्रास ऊपर खाता है, टिड्डा खाता है, उसको मेढक खाता है, मेढक को आपका स्नेक खाता है, स्नेक को आपका ईगल खाता है। तो इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, वहाँ 3-4 उपभोक्ता के क्रम आ जा रहा है। तो इस तरह से आपका उपभोक्ता जो है, उपभोक्ताओं की संख्या अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग रहता है। कहीं 1-2
चरण के ही केवल उपभोक्ता होते हैं, कहीं 3-4 चरण के या 5 चरण तक के भी उपभोक्ता हो जाते हैं। और इस तरह से आपका अगर भोजन के स्वभाव के आधार पर बात करेंगे तो आपका उपभोक्ता शाकाहारी हो सकता है, मांसाहारी हो सकता है या सर्वाहारी हो सकता है। चेन के स्टेप के बेस पे बात करेंगे तो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय, चतुर्थक या टॉप या फाइनल स्टेज का उपभोक्ता हो सकता है। लास्टली बात आती है अपघटक की। वे सभी सूक्ष्म जीव जो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के उपरांत उनके शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थों को विघटित करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको आप अपघटक कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। मोस्टली ये बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, जीवाणु और कवक होते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव होते हैं, नॉर्मली हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं अपघटक हमारे वातावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मचारी हैं, नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं, कि नेचर को अगर ये ना होते शायद हम साफ ना कर पाते, कितने भी सफाई कर्मचारी लगा देते, कितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर लेते। क्यों? क्योंकि ये जो मृत जीव होते हैं उनके शरीर को विघटित करके पुनः सामान्य जो सिंपल रूप होता है खनिज तत्वों आदि के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और वापस मृदा में मिला देते हैं। इस तरह से प्रकृति को साफ करने के साथ साथ वे पदार्थों के चक्रीकरण में भी बहुत बड़ा रोल होता है अपघटक यानी डिकम्पोजर्स का। इसी तरह से देख रहे हैं कि जैविक घटक के बाद दूसरे घटक आते हैं आपके अजैविक घटक आते हैं। अजैविक घटक वे सभी घटक जो निर्जीव हैं या मृत प्रकार के हैं, वो सभी को आप अजैविक घटक कहेंगे। जैसे आपका सबसे पहले होता है ताप। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे वहाँ एक खास प्रकार का तापमान होता है, कहीं पे सर्दी होती, कहीं गर्मी होती, कहीं औसत तापमान होता है। तो उस स्थान पर उपस्थित तापमान के बेस पर वहाँ के पौधे और जंतु जो है अपने आप को अनुकूलित करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्रियाएं भी करते हैं। इस तरह से वो अंतर संबंधों में तापमान का भी रोल होता है। तापमान के हिसाब से बहुत अलग अलग कहीं पे जो है आप देखते हैं कि तापमान अगर कम है तो वहाँ पर जो है अलग तरह की वनस्पतियाँ हैं, जहाँ अधिक तापमान है वहाँ अलग तरह की वनस्पतियाँ हैं। तो वनस्पतियों के प्रकार को भी निर्धारित करता है तापमान, जंतु के प्रकार को भी निर्धारित करता है तापमान आपका। इस तरह से दूसरा अजैविक और भी अजैविक घटक हो सकते हैं। यहाँ पे मुख्य आपका अजैविक घटक आपके सामने रखे गए हैं। दूसरा मुख्य घटक होता है प्रकाश। आपको पता है कि इस पृथ्वी पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स जो है आपका सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, और इस सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता केवल हरे पौधों या उत्पादक में होता है। तो सूर्य का प्रकाश इस सभी पारिस्थितिक तंत्रों के चलने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं आएगा होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों के अंदर भोजन नहीं बनेगा। पौधे नहीं होंगे, उत्पादक नहीं होंगे तो उपभोक्ता को भोजन नहीं प्राप्त होगा। इस तरह फिर वो सब नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से प्रकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारे वातावरण के लिए, और इसी से पूरी सिस्टम चल रहा है, सभी को भोजन प्राप्त हो रहा है। एक ऊर्जा का आपका मुख्य स्रोत है आपका प्रकाश, और इस आने वाले प्रकाश को पौधे ही केवल ग्रहण कर पाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अब कहीं पर अधिक तापमान होता है, कहीं पे कम प्रकाश उपस्थित होता है, कहीं ज़्यादा प्रकाश होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके पौधे अनुकूलित कर लेते हैं अपने आप को, और प्रकाश की तीव्रता से प्रकाशन की दर भी प्रभावित होती है। दूसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अजैविक घटक आपका आता है वायु। वायु आपको पता है कि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। अब किसी स्थान पर किस प्रकार की जो है गैसें हैं, वहाँ पर वायु का जो है क्या प्रतिशत, अलग अलग गैसों का क्या प्रतिशत है, इससे भी जो है आपके विभिन्न प्रकार के जीवों का जो है निर्धारण होता है। अगर जो है वायु प्रदूषित हो गई है तो वहाँ पर कुछ जीव विकसित नहीं हो पाते हैं। अगर जो है वायु में जो है ऑक्सीजन कम है तो बहुत से जीव मरने लगते हैं। तो वायु का होना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके जो है पारिस्थितिक तंत्र को चलने के लिए। जल, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, बिना जल के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। हम सभी के शरीर का लगभग 70% भाग जल ही होता है, और इस तरह से जल जो है हमारे जीवद्रव्य का भी मुख्य घटक होता है। तो बिना जल के जीवन संभव नहीं होता। साथ साथ भोजन के निर्माण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी स्थान पर
जल की उपलब्धता कैसे है उसी के अनुसार जो है वहाँ पर जीव जाति के प्रकार भी निर्धारित होते हैं। अगर कहीं पे कम जल है तो वहाँ पर जो है मरुस्थलीय प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, कहीं पर अधिक जल है तो वहाँ पे जो है आपके जलीय प्रकार के जो है जो जल में रहने के लिए अनुकूल तो ऐसे पौधे विकसित होते हैं। जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश इन सब क्षेत्रों में जहाँ ना अधिक जल है ना कम जल है, ऐसे स्थानों पर रहने वाले जीव जो है पौधे जो है आप ना तो कम ना तो अधिक दोनों जो है परिस्थिति के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। उनको उनके ऐसे अनुकूलन होते हैं जिससे कि वो औसत जल की उपस्थिति में अपनी सारी क्रियाएं कर लेते हैं। ऐसे ही आपके अजैविक घटक में एक मुख्य घटक और भी होता है मृदा। मृदा आपको पता है कि आपके पौधों के लिए समस्त खनिज तत्व इसी मृदा से ही प्राप्त होते हैं। इसी मृदा से मोस्टली जल भी पौधों को प्राप्त हो जाता है और मृदा में उपस्थित खनिज तत्व जो है आपके पौधों के लिए विभिन्न घटकों के निर्माण में और उनके जो है विभिन्न क्रियाओं की जो है नियंत्रित करने में भी रोल प्ले करते हैं। ओके, थैंक यू।